नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने आज अमृत सरोवर मिशन का किया शुभारंभ। हरियाणा में तालाबों का होगा नवीनीकरण। बिजली संकट पर बोले हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कहा 1 सप्ताह में हो जाएगा समाधान। बिजली संकट के बीच सुरजेवाला ने मनोहर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में बिजली संकट के बीच विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सोनीपत जिले के गांव नाहरा से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है। मजदूर दिवस के खास मौके को इस योजना के शुभारंभ के लिए चुना गया। आजादी के अमृत महोत्सव तहत शुरू हुई इस योजना के जरिए राज्य के पोखरों का जीर्णोद्धार होगा और आज पहले चरण में हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के गांव मंडलाना, घाटासेर और घरौंदा व सतनाली से इस मिशन की शुरुआत हो गई। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में कहा कि 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार सभी जिलों में 75.75 तालाबों को अमृत सरोवर बनाएगी। और मुख्यमंत्री के बाद स्थानीय स्तर पर संबंधित मंत्री और विधायकों ने भी इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत से इस योजना के प्रथम चरण के कार्य की शुरुआत की है। सीएम ने इस दौरान कहा कि इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ नाहरा गांव को एक अलग पहचान मिलेगी। अमृत सरोवर योजना के तहत समूचे हरियाणा में 1 मई से 15 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना के अनुसार 15 अगस्त तक तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम पूरा किया जाएगा। इन तालाबों के पास हर वर्ष पौधारोपण भी होगा और इस योजना के तहत सबसे पहले तालाब को खाली किया जाएगा और सालों से तालाब में जमी गाद को बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद तालाब पर प्राकृतिक तरीके से जल शोधन की व्यवस्था की जाएगी। पानी को साफ होने पर उसे खेती के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। बता दें कि इन तालाबों का डिजिटल सर्वे करवाया जा रहा है और सभी तालाबों के लिए एक नोडल डिजाइनर भी तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार ही तालाबों का विकास होगा। आज नाहरा गांव के बहुत ही एक पवित्र उत्सव में, जिसको हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक यज्ञ का कार्यक्रम है, कोई सभा नहीं है। और न केवल ये कार्यक्रम आज नाहरा गांव में हो रहा है, बल्कि हरियाणा के 110 अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। सबसे पहले जैसा बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में आज मैं देश और दुनिया के सभी श्रमिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये जो काम जिसकी चर्चा आज की जा रही है, ये बहुत कोई सामान्य काम नहीं है। जल संरक्षण, जल का बचाव, ये आज की महती आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है कि जिसकी एक सीमा है। जल ऐसा विषय है जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको बनावटी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। ये जल ऐसी चीज है जिसका पृथ्वी के ऊपर सर्कुलेशन होता है, अर्थात वर्षा होती है, पहाड़ों पर बर्फ बन जाती है, पिघलती रहती है, नीचे आती है, मैदानों में भी वर्षा होती है। नीचे आने के बाद फिर वो यहां की वर्षा के साथ मिलकर या तो हमारे सिंचाई के काम आता है, या हमारे पीने के काम आता है, हमारे उद्योग के अंदर काम आता है, और कहीं कहीं जो हमारे तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, बावड़ियां होती हैं, झीलें होती हैं, इनके अंदर भी हम एकत्र करते हैं। और जो अतिरिक्त फालतू जल होता है वो नदी नालों के माध्यम से भैया ठीक करो जरा, ये नदी नालों के माध्यम से और समुद्र में चला जाता है और फिर सूर्य देवता की, भगवान सूर्य देव की कृपा से वही पानी वाष्प बन करके
उड़ता है, बादलों में पहुंचता है और बादलों में पहुंचने के बाद फिर वर्षा इस रूप में और इस चक्र को पूरा करता रहता है। लेकिन आवश्यकताएं शुद्ध पानी की ये समय समय पर बदलती रहती हैं, बल्कि लगातार बढ़ रही हैं। पानी लगातार हम उपयोग करते हैं तो उस पानी को उपयोग करने के बाद वो गंदा भी होता है, उसकी हम सफाई भी करते हैं। सफाई करने के बाद जगह जगह पर एसटीपीज लगाते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं और अब हमने योजना बनाई है कि इस प्रोसेसिंग वाले पानी को, जो हमारा ये पानी गंदे पानी को साफ करके उसका भी उपयोग हम करते हैं। क्योंकि जितनी हमारी दैनिक आवश्यकता होती है उस दैनिक आवश्यकता के हिसाब से हम स्वच्छ पानी आज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी खेती का एरिया बढ़ गया है, जो सिंचाई का एरिया है वो भी बहुत बढ़ा है। हरियाणा में कुल 82 लाख एकड़ हमारी जमीन है कृषि योग्य, लेकिन उसमें से आज भी हम सिंचाई, जो सीधी सिंचाई करते हैं, वो 40 लाख एकड़ पर ही कर पाते हैं। बहुत बड़ा भाग सिंचाई का एरिया का वो हम ट्यूबवेल से, नीचे से जमीन से पानी निकालते हैं और उससे अपनी खेती की बुआई करते हैं। लेकिन हर एक चीज की सीमा हो गई है। आखिर नहरों का पानी भी ज्यादा चाहिए, खुली सिंचाई हम पानी इतना दे नहीं सकते, तो हमारी बहुत जमीन बिना सिंचाई के रह जाती है। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि पानी की खुली सिंचाई करना बंद कर दे, बल्कि माइक्रो इरिगेशन, हजारों करोड़ रुपया लगा करके हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये बनवाए हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। हम सामान्य किसान को माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 85%, 85% सब्सिडी देते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि आगामी एक सप्ताह में प्रदेश में बिजली संकट दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिजली आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार व निजी कंपनियों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित गर्मी व दिल्ली सरकार द्वारा प्रदेश को बिजली आपूर्ति में अड़ंगा लगाने के कारण यह बिजली संकट पैदा हुआ है। रणजीत सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को इसके पुल की 700 मेगावाट बिजली दी जानी केंद्र सरकार ने मंजूर की थी और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में ना जाते तो न्यायालय इस पर रोक न लगाते। बिजली मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा साफ सुथरी और सिर उठाकर जीने वाली राजनीति की है। वे हमेशा आमजन और गरीबों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। बिजली मंत्री ने गांव धनाना में बहुत जल्द ही 33 केवी के बिजली घर का निर्माण कार्य शुरू करवाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के परिवार का धनाना, तालू और मुंडाल क्षेत्र के साथ वर्षों से गहरा नाता रहा है। देवीलाल के न्याय युद्ध के दौरान भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने चौधरी देवीलाल का खुलकर साथ दिया। रणजीत सिंह ने गांव की गौशाला के लिए 3 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। ग्रामीणों की मांग पर बिजली मंत्री ने कहा कि हैंडबॉल के खेल मैदान में लाइटें लगवाने का काम करवाया जाएगा। इसके अलावा इस खेल मैदान में ट्रांसफार्मर भी लगवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेतों में ट्यूबवेल के लिए बिना कट के 5 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी। चौटाला ने कहा कि जून तक ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस भी किसान ने 2018 तक ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग की थी, सभी के कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रात के समय लोड बढ़ने के कारण बिजली के कट लगाने पड़ते हैं। हरियाणा में बिजली संकट के बीच विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बिजली की कमी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि जब प्रदेश में गर्मी फुल और बिजली गुल है तो फिर हरियाणा की बिजली गुजरात क्यों भेजी जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में भीषण बिजली संकट पैदा होने के पीछे की वजह सरकार व प्राइवेट बिजली उत्पादकों में सांठगांठ बताया है। उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में बिजली पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव हो या शहर, हर जगह 12 से 20 घंटे तक का बिजली कट लग रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि एक तरफ गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर सरकार ने प्राइवेट बिजली उत्पादकों से बिली भगत कर लोगों के अधिकारों पर डाका डाला है। गर्मी फुल, बिजली गुल और हरियाणा की बिजली गुजरात भेजने का घालमेल। खट्टर सरकार और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मिलकर हरियाणा के हकों पर डाका डाल रहे हैं। खट्टर सरकार ने अडानी समूह के आगे घुटने क्यों टेके, कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा जजपा सरकार
हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को, वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे? खट्टर सरकार अडानी पावर मुद्रा गुजरात से 1424 मेगावाट बिजली जो ₹2.94 पे मिलनी चाहिए, उसमें से 1 यूनिट बिजली लेने में भी सक्षम नहीं। दूसरा, मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। और प्रथम दृष्टि से यह भी लगता है कि उस बिजली के बदले एक फूटी कौड़ी भी हरियाणा के खजाने में नहीं आ रही। और तीसरी बात, हरियाणा के खजाने को चूना लगाकर भाजपा जजपा सरकार ₹5.75 प्रति यूनिट पर प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद रही है। तो तिहरी मार हरियाणा के लोगों पर इस प्रकार से पड़। बिजली संकट से परेशान किसानों ने यमुनानगर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय पर कब्जा करते हुए उनके कार्यालय पर किसान यूनियन का झंडा लगा दिया और दरवाजे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक बिजली नहीं मिलती वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों से यमुनानगर में बिजली संकट से किसान परेशान हैं, उद्योग धंधे ठप हैं और शहरी व ग्रामीण इलाकों में कई घंटे के कट लग रहे हैं। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसी के तहत भारी संख्या में किसान आज बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय पर पहुंचे और कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के झंडे लगा दिए। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नहीं, त्राही त्राही मची है बिजली को लेकर। ना शहर में बिजली है, ना गांव में बिजली है और ना किसान के खेत में बिजली है। आज हमारी फसलें सूख चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, दुकानदारों के धंधे चौपट हो चुके हैं, बिजली इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। आज हर तरफ त्राही मची है बिजली को लेकर। तंग आकर आज मजबूरी वश हमारे को आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करने पड़े। यहाँ एससी दफ्तर पर बैठना पड़ा, दरवाजा बंद कर बैठना पड़ा। मजबूरी है, आज देखी नहीं जाती हमारे को, अपनी फसलें तबाह हो चुकी है। अब तक बिजली नहीं मिलती। आज मंत्री बयान देता है, मुख्यमंत्री बयान देता है कि हमारे पास बिजली की कमी नहीं, लेकिन बिजली पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं। झूठ बोलने की भी हद होती है। जब तक हमारे को खेत में पूरी बिजली नहीं मिलेगी, जगमग योजना के तहत, जिसके तहत हमारे मीटर घरों से बाहर निकाल लेते कि 24 घंटे बिजली देंगे, हमारे को वो नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। मैं अधिकारी है नहीं, उनके पास कुछ क्या लेकर आएंगे। आज जब प्राइवेट सेक्टर का कब्जा हो चुका है, आज कोयले की जो खाने हैं जिनसे बिजली बननी थी, थर्मल में जाना था, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं। आज अपने थर्मल लगाने बंद कर दिए हैं। सरकार बोलती है कि अगर हम अपने थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करते हैं तो हमारे को महंगी पड़ती है, अगर बाहर से खरीदते हैं सस्ती पड़ती है। तो आज कहाँ गई वो सस्ती? अगर सरकार के पास अपने थर्मल होते, प्लांट होते, तो आज ये कमी ना आती। आज अडानी ब्लैकमेल नहीं करता जो आज ब्लैकमेल अडानी ने किया है, बिजली देनी बंद कर दी है अपने दाम बढ़ाने के लिए। रोहतक जिले के गिरावट गांव में गेहूं के फानों की आग में किसान के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। मृतक किसान की 72 साल की बुजुर्ग मां चंद्रो को अभी यकीन नहीं हो रहा कि आग उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा छीन चुकी है। मृतक के चचेरे भाई सतीश ने बताया कि सुरेंद्र अविवाहित था, मां चंद्रो उसके साथ रहती थी, खेतों में मेहनत कर अपना और अपनी मां का पेट पालता था। उन्होंने बताया कि वह अपनी मां के लिए खाना बनाकर ही खेत पर तूड़ा बनाने गया था। घटना के समय तूड़ा बनाने की मशीन चला रहे सुरेंद्र के चचेरे भाई वीरेंद्र ने बताया कि अचानक उसकी नजर आग की ओर गई, वहां भाई के जलने का आभास हुआ। वह मशीन छोड़कर 10 किले खूब दौड़ता चला गया। भाई के पास पहुंचा तो उसके कपड़ों से लपटें उठ रही थी। कपड़े हटाए तो देखा कि उसकी दोनों टांगे, पेट, कमर व कोहनी हाथ बुरी तरह से जल चुके थे। वह दर्द से तड़प रहा था। गांव के एक युवक की कार में उसे पीजीआई के लिए लेकर निकले थे, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जगाधरी यमुनानगर जिला बार एसोसिएशन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने वकीलों के बीच पहुंचकर वकीलों को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया। लगातार बढ़ रही आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग को देखते हुए जिला यमुनानगर की नए कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। वहीं उत्तरी जोन के लीगल सेल के प्रभारी साबिर अली चौहान ने अशोक तंवर का जिला बार एसोसिएशन जगाधरी में पहुंचने पर धन्यवाद व्यवहार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा।
ये नीतियाँ तो सारी आप भी जानते हैं किस तरीके से दिल्ली में एक मॉडल लेकर के आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक बड़े विजन के साथ आए। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली से लेकर के पंजाब और पूरे देश के लोग अब उस मॉडल को सराह भी रहे हैं और उसको कबूल भी रहे हैं। एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एम्पावरमेंट है, जस्टिस है, और किस तरीके से सबको साथ लेकर के हम अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार वो किस तरीके से कायम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी लगातार उस विजन को जब नीचे तक लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं तो रोज़ नई नई ज्वाइनिंग हो रही है और बहुत बड़ा रुझान लोगों का दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में मुझे लगता है कि इस हरियाणा की राजनीति को बदलेगा, एक नया विकल्प इस देश की राजनीति को देगा। इसमें सर जो पंजाब है कल इम्पैक्ट आया है मंदिर के बाहर, दोबारा नहीं लगता उग्रवाद को एक बार फिर बढ़ावा मिले या दोबारा पनप जाए? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर के देश में लगातार उनकी कोशिश है कि जो एक भाईचारा है, सद्भावना है, उसको खराब किया जाए। तो जो भी दोषी होंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा मुख्यमंत्री जी, भगवंत मान जी और पूरी पार्टी इसका संज्ञान लेकर के और जो भी मुस्तैदी से कदम उठा सकते हैं उठाने का काम। बढ़ते क्राइम को लेकर शासन को जिम्मेदार समझते हैं? प्रशासन को? पूरी सरकार ही जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। और सरकार तो हवाई चल रही है मामला। दूसरे चीज़ों के ऊपर मंत्री टिप्पणी देते हैं, अपने विभाग के बारे में नहीं बोलते हैं कि किस तरीके से यमुनानगर में लोग क्राइम है, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे पूरे हरियाणा में व्यवस्था है। रोज़ वो खुद ही कह रहे हैं हमारे घर में 7-8 हज़ार लोग रोज़ आते हैं, तो कानून व्यवस्था कहाँ बची है? यमुनानगर में पहुंचने का मकसद पुराने साथियों को जोड़ना है। पुराने साथियों को भी जोड़ना, नए साथियों को भी जोड़ना, और जो लड़ाई है हमारी इस देश प्रदेश की, उसको आगे बढ़ाने का काम। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा का स्वागत कालका शहर में अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा जगह जगह किया गया। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री और उत्तर भारत प्रभारी विजय बंसल, एडवोकेट तरसेम गुप्ता भी मौजूद रहे। महामाई काली मां के दरबार में सभी ने माथा टेका। कालका अग्रवाल समाज के लोगों ने सभा का आयोजन किया। पुष्कर राजस्थान से आए और रथ यात्रा के साथ चल रहे आचार्य नर्मदा शंकर द्वारा पूजा अर्चना भी की गई और सभी अग्रवाल समाज के साथ सभी लोगों को आशीर्वाद दिया गया। किला कॉलोनी कालका में शिवनगर युवा मंडल एवं समस्त शिवनगर वासियों के सहयोग से 16वें विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में पूर्व पार्षद एवं भाजपा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक कृष्णलाल लांबा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ज्योति प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। आयोजकों ने मुख्य अतिथि को शॉल डालकर उनका स्वागत किया। लांबा ने आयोजकों को 21,000 रुपए की राशि भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। वह कहा कि धार्मिक आयोजनों में सहभागी बनना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जागरण में भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।